गुफ्तगू करेंगे। पेट्रा इन चीफ आबाद मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो HBFC की जानिब से फैसला किया गया, इसकी क्या वजूहत आपकी समझ में आ रही हैं? इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो एक आम आदमी को होगा जो यकमुश्त पैसे जमा करके अपना घर नहीं खरीद सकता, वो तो अब बिल्कुल ही बेहाल और बेघर हो जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि इदारा वो इदारा है जो मतलब अरसे दराज से काम कर रहा था। ये उस वक्त काम कर रहा था मतलब जब कोई बैंक लोन नहीं देता था, और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बहुत मेजर रोल होता था पूरी पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। लेकिन लास्ट मैं समझ रहा हूँ 10-12 साल 15 साल से उस तरीके से फादियत नहीं है, उस तरीके से एक्टिविटीज नहीं है, वो इदारा उस तरीके से काम नहीं कर रहा। बैंकों ने आके फाइनेंसिंग शुरू की और ये वो उसी पैटर्न पे रहा कि प्रॉपर्टी की प्राइस जब 2-3 लाख रुपए का अपार्टमेंट होता था तो 3-1.5 लाख रुपए लोन होता था, वो अपार्टमेंट 30 लाख का हो गया, वो अपार्टमेंट 3 करोड़ का हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी अपग्रेडेशन नहीं की, उन्होंने वो लिमिटेशन वहीं रखी और वो मार्केट के साथ नहीं चले। और आज उनके स्टाफ और उनकी जो एक्सपेंसिव है उतने बढ़ गए, और एक स्टेज तो ऐसा था कि उन्होंने अपने जो फंड्स है वो भी बैंकों में रख के उसके इंटरेस्ट लेते थे और वो उससे इदारे चला रहे थे। तो ऐसे चलते नहीं इदारे, और उसी वजह से इदारे खत्म हो जाते हैं और इदारों को ये पोजीशन पे आप ले आते हैं कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती, उसको फॉलोअप नहीं किया जाता, उसको उस तरीके से एक्टिव नहीं किया जा सकता करते। जब हालात और वक्त के साथ जो मार्केट चल रही होती है उस तरीके से अगर मूवमेंट नहीं करते तो आप आउट हो जाते हैं फील्ड से। तो यही वजह हुई है इस इदारे की तबाही की। और मोहसिन, ये पिछले साल की जो रिपोर्ट सामने आई 2023 की, उसमें घरों के लिए कर्जे देने से ज्यादा सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए HBFC की जानिब से कर्जे दिए गए। तो ये भी एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ कि वो घरों के लिए कर्जे नहीं दे रहे बल्कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए लोगों को फिर कर्जे दे रहे हैं। तो जाहिर है उससे भी इदारे पर एक बोझ पड़ा होगा। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, और सोलर पे आपको बड़े लो रेट पे दिए जाते थे कर्जे, वो मार्केट के हिसाब से कॉम्पीट नहीं होते, और एक गवर्नमेंट पॉलिसी थी और उसके अमाउंट बहुत छोटे थे। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि आपको 10 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग करनी है। ये हमेशा वही लो अमाउंट में ही सोच लेके रहे कि 1.5 लाख 2 लाख। सोलर वालों को भी उसी तरह, इसलिए कि अमाउंट वो उस सोलर पे चले गए कि अब सोलर 1.5-2 लाख का आता है, घर कैसे आएगा 1.5-2 लाख में। तो वही कॉन्सेप्ट की वजह से इन पूरा इदारा मतलब उसके स्टाफ उतना होना, उतने अखराजात आप अपने बढ़ा लेते हैं और पूरे पाकिस्तान में होना, तो आप अगर काम नहीं करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। और वही हाल हुआ है, और हम ये इदारे नहीं, सारे इदारों के साथ ऐसी पोजीशन है। इसीलिए तो प्राइवेट बैंकिंग और प्राइवेट देखे ना, जब से प्राइवेटाइजेशन हुई और लोग आए और प्राइवेट इदारे, प्राइवेट बैंक आई तो सब पॉजिटिव आ गए, सारे सब बैंक कमा रहे हैं। वही हमारे गवर्नमेंट के पास थे तो वो बुरा हाल था। जब पॉलिसीज आप नहीं रखते, अच्छे CFO नहीं रखते, अच्छे मार्केट से लोग आप नहीं लेते, और वही गवर्नमेंट के इदारों के लोग आते हैं तो वो उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती, इस वजह से वो इदारे खत्म हो जाते हैं। और मुझे जाहिर है कि ये इससे एक आम आदमी तो मुतासर होगा जो कि एक साथ पेमेंट करके अपना घर नहीं खरीद सकता, लेकिन आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको ये कितना मुतासर करेगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो इन्हिसार ही HBFC पर होता था कि वो 20% या 30% या 40% पेमेंट करके फिर बाकी कर्ज हासिल करें और वो रकम वो आहिस्ता आहिस्ता अदा करते रहें। उस सूरत में वो कोई घर या फ्लैट या कोई ज़मीन प्लॉट खरीदने के काबिल होते थे। अब ये आपके कारोबार को भी ये फैसला मुतासिर करेगा HBFC का? देखिए, हमारे कारोबार पे तो जो लो कास्ट हाउसिंग के काम होते हैं हमारे वाले, जो कम कीमत वाले होते हैं, उस पे इफेक्ट करेगा। मिडिल और हाई रेंज पे बिल्कुल नहीं करता, इसलिए कि वो लोन ही नहीं दे पाते, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी को इतनी अमाउंट के लोन दे, और लेते भी है तो डॉक्यूमेंटेशन और चीजें, इतना प्रोसीजर है कि बैंक आसानी से दे देता है तो आदमी भागता है। लेकिन आजकल जो इंटरेस्ट रेट सब जगह इतना हाई हुआ है कि लोगों के लिए भी इस रेट पे कर्जा लेना मुश्किल हो गया है। घर पे अगर आप 22-25% पे लोन देंगे तो आप रीपेमेंट कैसे करेंगे? और आज के हालात और आप जो इंडस्ट्री की पोजीशन चल रही है और इकोनॉमी की कंडीशन है उसमें बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन लो कास्ट हाउसिंग अगर आपका 15 लाख 10 लाख 20 लाख का करे और कोई कम कीमत वाले में आप 5-10 लाख रुपए लोन ले लेते हैं तो वहां पे इफेक्ट होता है, और उन लोगों को काफी इफेक्ट होता है जो छोटे से घर या रिनोवेशन वगैरह के लिए देते थे। लेकिन बड़ा जो इदारों में सही तरीके से आपने एक्टिविटीज ना करनी और वक्त के मार्केट के साथ ना चलना तो आप दूर हो जाते हो। तो लो कास्ट हाउसिंग को फर्क पड़ रहा है, बाकी और किसी उसको नहीं फर्क पड़ रहा।
सही। और जब अब चूंकि नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, औरंगजेब साहब ने आके चार्ज संभाला है, आपकी इंडस्ट्री के लिए अब आप आने वाली इस हुकूमत को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होने जा रहे हैं कि अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी टैक्स नेट में लाने की बातें हो रही हैं, तो इससे भी क्या घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी, प्लॉट्स महंगे हो जाएंगे, फ्लैट्स की कीमतों में भी इससे इजाफा हो जाएगा? देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो हमेशा से टैक्स नेट में है, और आपको तो हम इनको हमेशा हम ये कहते हैं कि आप देख लीजिए कि जब हम एक प्लॉट लेते हैं तो रजिस्ट्री कराते हैं तो टैक्स होता है, हम इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, हम वेल्थ टैक्स करते हैं, हम जितने इदारों से अप्रूवल लेते हैं उसमें टैक्सेशन करते हैं। टैक्सेशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉलिसीज को आसान करना ठीक है। उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? उसका इफेक्ट एंड यूजर पे जाके पड़ता है। कोई भी कॉस्टिंग होती है, मैं प्रोजेक्ट डिजाइन करता हूँ तो उसके सारे एक्सपेंसिव एंड यूजर के हिसाब में ही जाते हैं। अगर कॉस्ट बढ़ती है तो वो वाकई उन्हीं लोगों पे जाता है, एक आवाम पे। और उससे क्या हो रहा है कि हम लोगों को घर नहीं दे पा रहे और कच्ची आबादियां बढ़ रही हैं, अनप्लान एरिया डेवलप हो रहे हैं, स्लम्स डेवलप हो रहे हैं, और वो आपको लॉन्ग टर्म में पूरे कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। जहां आप लोगों को स्लम्स में रखें और फिर उनको वो चीजें, उनकी वो सहूलियात ना मिले और उनके एड्रेस ना हो तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। दुनिया स्लम्स को खत्म करती है। पहला लोन दुनिया भर में हाउसिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1% 1.5% पे दिया जाता है, ताकि लोग पहला घर अपना खरीदे और उस पर कोई बर्डन ना हो और वो अपना घर बना सके, ताकि एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह उसका अपना घर हो। जब अपना घर होता है तो वो अपने मुल्क से भी मोहब्बत करता है, जिसका घर नहीं होता वो एहसास महरूमी में होता है। तो ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल है। हम आने वाली गवर्नमेंट से ये जरूर इल्तिजा भी करेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि स्टेट बैंक ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी रिगार्डिंग टू द फाइनेंस, और उन्होंने बहुत बैंकों को इन्वॉल्व किया था। तो मैं समझता हूं कि उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इंटरेस्ट रेट कम हो, ताकि फाइनेंसिंग हम आसानी से लोगों को घरों के लिए दे सकें। और रियल एस्टेट में जाहिर है कि जो कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, मोहसिन साहब मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये कीमतें कैसे जाकर रुकेंगी? क्योंकि सीमेंट महंगा हो रहा है या सरिया महंगा हो रहा है या दीगर जो अशिया हैं वो महंगी हो रही हैं, तो ये उनकी कीमतों को किस तरह से रोका जा सकता है? अगर ये कीमतों का बढ़ना इसी तरह जारी रहा तो एक आम आदमी की तो बिल्कुल क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है इस वक्त रियल एस्टेट में, चाहे वो कोई छोटी प्रॉपर्टी हो, कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो। बहुत मुश्किल है एक मिडिल क्लास शख्स के लिए कोई एक अपनी प्रॉपर्टी खरीदना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि एक आम आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया है, बल्कि घर चलाना मुश्किल अभी तो हो गया है। मैं समझ रहा हूँ, खरीदना तो बात की बात है, जो है वो भी चलाना मुश्किल हो गया है। और बहुत जो कंडीशन है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, ये 3,500 रुपये था 2.5 साल पहले ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और ये अचानक ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 6,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गई। तो ये क्या हुआ कि आपकी डिवेल्यूशन हो गई, आपकी जो करेंसी थी वो डाउन हो गई। आप इंटरनेशनल मार्केट में से कंपेयर करते हैं तो वहां के हिसाब से कॉस्ट आज भी हमारी $20-22 कॉस्ट आती है, वही $20-22 है, लेकिन हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डबल हो गई और आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है उससे वो दूर हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजों पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए पॉलिसीज। जब आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 6,000 रुपये कंटिन्यू होगी और उस पर जब आप पार्किंग और सारी चीजें लेंगे तो 10,000 रुपये कॉस्ट हो जाएगी, तो 1,000 रुपये का भी एक अपार्टमेंट होता है, 1,000 स्क्वायर फीट का भी अपार्टमेंट होता है, तो 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट हो जाता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी की खरीद करना। फिर लैंड कॉस्ट अलग होती है, फिर आपको पता है इदारों के अप्रूवल्स होते हैं, फिर 10,000 चीजें, यूटिलिटीज की कॉस्टिंग बहुत हाई हो गई है। तो ये सारी चीजें मिलाते तो एक आम आदमी इस वक्त घर लेना, उसके लिए सोचना भी मुश्किल हो गया है। और मोहसिन, फिर आपके पास तजावीज़ हैं क्या? गवर्नमेंट के सामने आप क्या प्लान रखना चाहते हैं कि वो इन तजावीज़ पर अमल करें तो ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है? ये कीमतों को कैसे इस्तेकाम में लाया जा सकता है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसे चंक क्रिएट करने पड़ेंगे लैंड के जो अभी डेवलप नहीं है, और उसको हम रीडेवलप करें और लो कास्ट हाउसिंग पे काम करें। लो कास्ट हाउसिंग के लिए हमें लैंड दरकार होती है, और वो लैंड अगर आप देते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं उस लैंड में, और उसको हम जो भी एरिया है वहाँ पे हम जो कम से कम मतलब 600, 700, 800 स्क्वायर फीट का एक घर बना के दे दे, और इन फ्यूचर वो ऊपर अपना घर बनाता रहे। और ये इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी होती है, इसी तरीके से पूरे दुनिया में होता है कि आप प्लॉट पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके दे दे ताकि एक आदमी को एक छत मिल जाए, फिर इन फ्यूचर वो अपने आप को बढ़ाता रहे। तो ये हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास
पाकिस्तान भर में लैंड्स हैं और वो लैंड्स कब्जा हो रही है, अनडेवलप है, यूटिलाइजेशन नहीं है, उन चीज़ों पे हम वर्कआउट करें और उस पे अगर हम काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को सस्ती रिहाइश मिल सकती है, सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। आज सप्लाई नहीं है, आज प्लॉट की प्राइसेस इतनी हाई हो गई है। एमडीए और एलडीए ने जो स्कीमें कराची में जैसे दी थी तो आज 32-40 साल हो गए, 36 ईयर्स हो गए, उनको पोजीशन ही नहीं मिला। तो उसके बाद कोई नई स्कीम कराची में आई नहीं। तो जब नई स्कीम्स नहीं आएंगी और सप्लाई लाइन नहीं होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट का काम है कि जो पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है उस तरीके से हाउसिंग पे और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप लोग वर्कआउट करें और हमारे पास आने वाले 20-25 साल की प्लानिंग हो जो हम दे सकते हैं और उस पर अगर हम काम करें तो चीजें बेहतर हो सकती है। इसलिए कि एक दिन में नहीं होता। हर गवर्नमेंट आके अगर अपनी पॉलिसीज करती रहेगी तो काम नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म है। इकोनॉमी चार्टर की बातें कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म आप कोई सोचे पाकिस्तान के बारे में तो लोगों को हम कोई सस्ती रिहाइश दे सकेंगे, अदरवाइज इसी तरह चलता रहेगा जो अभी चल रहा है। और मोहसिन साहब, जाहिर है कि ये अभी चूंकि इस हुकूमत के इनिशियल डेज हैं, लेकिन ये हुकूमत कोई पहली बार हुकूमत में नहीं आई। 7-8 माह पहले भी यही हुकूमत थी, कमोबेश यही तमाम सियासी जमातें थी। तो ये इस हुकूमत में आपको कहीं कोई इंटेंशन, कोई वेल इस तरह की नज़र आ रही है? अभी बहुत कम रोज़ हुए हैं हुकूमत को 4 संभाले हुए, लेकिन कोई काम इस जानिब अभी हुआ है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर कोई किसी ने तवज्जो दी है अभी तक? देखिए, अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना कोई ऐसा मशवरा किया गया है। हर पार्टी ने अपने चार्टर में ये लिखा है कि हम इतने घर बना के देंगे। वो पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, वो नवाज शरीफ वालों ने भी कहा था, वो बाकी पार्टियों ने भी कहा था कि हम देंगे। क्या था कि 10% ऑफ द टोटल जो बैंक के फंड्स होते हैं वो सिर्फ हाउसिंग पे जाए। पाकिस्तान और IMF के डायलॉग कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गए, मुआहिदा हो चुका है। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मंजूरी होनी है जो कि जायज़ा इजलास में होगी और पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल जाएंगे। लेकिन अगले माह क्या ये $1.1 अरब पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी के मसले को हल कर देंगे? जाहिर है कि नहीं, पाकिस्तान को एक बड़ा प्रोग्राम चाहिए होगा और 2-3 माह के बाद पाकिस्तान की हुकूमत 6, 7 या $8 अरब के प्रोग्राम के लिए जब अप्लाई करेगी तो उसको फिर बहुत सारी इस्लाहात पर भी काम करना होगा। जो IMF की शराइत हैं, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी शामिल है, जिसमें टैक्स के मामलात को भी रीस्ट्रक्चर करना होगा, जिसमें महंगाई में भी इजाफा करना होगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान के आने वाले हालात इस वक्त माशी तौर पर किस तरफ जा रहे हैं? इस हुकूमत के लिए कितने चैलेंजेस होंगे? डॉलर की कीमत को किस तरह से कंट्रोल करेगी और क्या मामलात आगे लेकर ये हुकूमत चलेगी? इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अशफाक साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये $1.1 अरब तो पाकिस्तान को अगले माह मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई कुल वक्ती हल है? कितना ब्रीदिंग स्पेस ये पाकिस्तान को इस वक्त प्रोवाइड करेंगे और फिर आगे के जो मामलात हैं वो कितने मुश्किल होने जा रहे हैं? देखिए, ब्रीदिंग स्पेस तो ऑब्वियसली आपकी इशू तो डॉलर का ही है, आपको पता है। तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपका सबसे बड़ा इस वक्त मैटर है और उसमें डेफिनेटली देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कर्जा लेने के बाद की जी बड़ी खुशी की बात है, मगर ये एक कर्जा है जो आपको रिटर्न करना है। तो ये आज तो आपकी जाहिर बात एक अच्छी आपको सांस मिल रही है, मगर ये सफोकेट करेगी आपको फ्यूचर में। फिल वक्त मेरा ख्याल है आपके जो रिजर्व्स हैं 8 अरब के, उसमें एक समझ लें एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी $1.1 बिलियन की। बाय एंड लार्ज एक सर्टिफिकेशन है IMF की तरफ से कि जी ठीक है, आपने एक एग्रीमेंट किया था और उसके अहदाफ आपने पूरे कर लिए। तो ये एक अच्छी नवीद होती है दुनिया के लिए कि हाँ, हम इंटरनेशनल फोरम या लेवल पे जो भी मुआहदे करते हैं उसको हम बाकायदा तौर पे उसको एडहेर करते हैं। सही। तो बाकी इससे ज्यादा देखिए, मेरी बात सुने, आजकल वैसे भी स्टेट बैंक बाइंग स्प्री में है और बाई कर रहा होता है डॉलर मार्केट से भी, मगर ये डॉलर की वैल्यूएशन मेरा ख्याल है अगर सही कर लें तो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मसाइल कम हो जाएंगे और शायद आपको IMF से भी कंडीशंस अच्छी मिल सकती हैं। डॉलर आपका इस वक्त 235 रुपए का होना चाहिए और ये आर्टिफिशियली 280 का ऊपर रखा हुआ है। अच्छा। स्टेट बैंक जब बाई करने निकलती है और लोग बैंकों को जब विंडो नहीं मिलती है तो स्टेट बैंक हायर रेट पे बाई कर रही है अपने रिजर्व को बिल्ड करने के लिए। ये मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक को भी अगर बाई करना है तो ऑप्टिमम लेवल पे करे, जो कि आराम से 260, 250, 260 में मिल सकता है। सही। तो अशफाक साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि डॉलर की जो एक्चुअल वैल्यू है ये तो 235 है, इसको आर्टिफिशियली 280 पर रखा हुआ है। इसको खातिर उसमें जो आखिरी में केयर टेकर सेटअप भी जो आया वो बिल्कुल आखिरी में उठे, इसमें 6 महीने मेरा ख्याल है अगर शुरू से काम करते हैं इसमें
तो फवाद थोड़े लेट आए, वरना वो पहले होते तो मेरा ख्याल कर ले। तो अशफाक साहब, ये केयर टेकर सेटअप ने टैक्स रिफॉर्म्स पर ये कमेटी बनाई थी, फिर वो मामला अदालत चला गया, अब प्राइम मिनिस्टर ने फिर वो इनिशिएटिव लिया, फिर एक अमल दरामद कमेटी बनाई है, गालिबन आप भी इन सारी चीज़ों में ऑन बोर्ड हैं। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स इस वक्त किस नौयत के ज़रूरी हैं? टैक्स रिफॉर्म की रिपोर्ट पड़ी हुई है, मैं खुद चेयरमैन था टैक्स रिफॉर्म कमीशन का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे पूरी रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है। वज़ीर आज़म साहब की दौर में हुई थी, अब आई डोंट नो उनके पास अभी क्या इत्तलात है मुझे नहीं पता। बाल वो पड़ी हुई रिपोर्ट, कोई और नई चीज रखने की जरूरत नहीं। वो 2 साल जाया करवाएंगे, हमने तो 3 महीने में करके दे दी थी। 2 साल जाया करेंगे, करने के बाद फिर उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। तो बेहतर यही है आपके पास सब चीजें तैयार पड़ी हुई हैं, उसको लेके चलें और उसी से आप काम करें। सही। और इस वक्त जाहिर है कि अभी 2-2.5 माह के बाद बजट भी आना है और नए फाइनेंस मिनिस्टर और उनका एक पहला बजट होगा, तो ये कितना चैलेंजिंग होगा? इसमें कहीं आवाम के लिए कोई रिलीफ का स्पेस मौजूद है? एक्सपेक्ट कोई करे आवाम? आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि हफीज पाशा बड़े पुराने माशाल्लाह मैशतदान है, वो कह रहे हैं कि बड़ी सख्त शरायत होंगी। जी जी। तो सख्त शरायत जब आप बजट में ही इंट्रोड्यूस कराएंगे ना ज्यादातर, तो कैसे आप स्पेस क्या दे सकते हैं? ये हो सकता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो वजीफे हैं उसको आप डबल कर दें। अच्छा। वो रिलीफ होगी। और मिनिमम वेज है जो मैं समझता हूँ 32 की बजाय 150 होनी चाहिए, सही। वो करें। मेरा ख्याल है ये सारी चीजें डुएबल है और ये मेरा ख्याल है हुकूमत को ये जो है ना एक और इफ्तार साहब, ज़ाहिर है अगले IMF प्रोग्राम के लिए इस वक्त हुकूमत तैयारी करेगी और ये एक बड़ा प्रोग्राम होगा। $6 अरब से ज़ायद की एक्सपेक्टेशन हुकूमत ने इस वक्त लगाई हुई है। लेकिन क्या ये एक आखिरी प्रोग्राम होगा? ये 24वीं बार पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है, इसके बाद हम 25वीं बार की बात करेंगे, फिर 26वीं बार जाएगा। ये आखिरी प्रोग्राम कौन सा होगा IMF का? ये सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए 17 में आपने जो 13 से 16 आपने किया था, आप स्टॉप हो गए थे। अच्छा। मेरा ख्याल है फिर वो जो आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई आपकी, और फिर आपने सीपैक की इंपोर्ट खोली, इसके वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा और फिर आपको जाना पड़ा। फिर आपने 1 साल डिले किया 18 में कि भाई जाऊं ना जाऊं। फिर इसके बाद जब आपने प्रोग्राम ले लिया तो फिर कोविड आ गया। कोविड में आपको रैपिड फाइनेंसिंग मिली, आपको मोरेटोरियम मिला, आपके एडवांटेज पे आया। कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द लास्ट गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी कि आप इस प्रोग्राम को कैसे लेके चलें। आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेगी, आपको एग्रीकल्चर लैंड जो आपके पास है, SIFC जो काम कर रही है ना, उसको सही से लेके आगे चलना पड़ेगा। और वहां पर आप अगर सरप्लस एक्सपोर्ट कर देते हैं, जैसे इस मतलब आपको लग रहा है एग्रीकल्चर का, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूँ आपकी जो इम्पोर्ट है वो आपको 54 to 55 बिलियन डॉलर के रेंज में रखनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट्स को आपको अगले 2 से 3 सालों में 40 बिलियन डॉलर पे लेके जाना पड़ेगा। रेमिटेंस पे आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। जब जाके ये 3 चीजें आप अगर करते हैं तो मेरा ख्याल है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट या तो खत्म हो रहा है या कम हो रहा है। अगर वो कम हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। तो अशफाक साहब, ये SIFC का आपने जिक्र किया, गुज़िश्ता रोज़ भी एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर और सारे उसमें जो चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे। हम मीटिंग्स देख रहे हैं 9-10 माह अब तक SIFC को बने हुए हो चुके हैं, अब तक इसके मुकम्मल समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? वो कब मिलना शुरू होंगे? देखिए अमली तौर पे इसलिए शुरू नहीं हुआ कि इसमें रेड टेपिज्म काफी है, जो मेरी बात हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जो डुएबल चीज है ना वो आपकी एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर में ये कोशिश कर रहे हैं, काफी नोटेबल कंपनीज के साथ दे के भी आए हैं। और मैं समझता हूँ दूसरा आपका IT का जो है ना, IT में सबसे बड़ा मसला हमारा जो है ना कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मैं ये नहीं कहता सारे, बहुत अच्छे लोग भी होंगे, उन्होंने अपनी जो है ना स्टेपिंग स्टोन कंपनीज है जिसको हम कहते हैं ना, स्प्रिंग बोर्ड्स बाहर बना लिए हैं और उनके रेमिटेंसेस ज्यादा पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये कोशिश करनी होगी कि उन कंपनीज को कन्विंस करें पहले तो कि अगर वो पाकिस्तान में ही पैसा लाएं और भले आप उनको 50% तक अलाउ कर दें, 60% भी अलाउ कर देंगे जी आप वापस बाहर ले जाएं। वो चाह रहे हैं कि 80% लेके जाएंगे, जो कि नामुमकिन है। पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर जो फ्रीलांसर भी हैं
हमें देखें यूएई में सारे अकाउंट खुल जाते हैं और आराम से वहीं पे वो रेमिटेंसेस उतार देते हैं। तो इन चीजों को कर्व करना पड़ेगा। पहले तो मेरा ख्याल है कोशिश करनी चाहिए कि जी आप उनको अफाम तफहीम से और प्यार मोहब्बत से कर लें, मगर अगर फिर वो ना समझे तो फिर आपकी कानून की आपको अमलदारी करनी पड़ेगी। और ये बड़े पुराने हमने बात सुनी है कि जी कंट्री छोड़ के चले जाएंगे, तो यार मेरी बात सुने, जिसमें जाना है वो सिर्फ इस वजह से नहीं रुक सकता कि आप उनसे पैसे मांग रहे हो जिसपे आप टैक्स भी नहीं लगा रहे हो। तो ये डॉलर मांगने से अगर कोई कंट्री से चला जाता है तो मेरा ख्याल है हमें कोशिश करनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, मगर अगर किसी ने जाना ही है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सिंध में गंदम की खरीदारी का हदफ 9 लाख टन रखा गया है और जो सरकारी कीमत है उसका तयन अब हो चुका है। 4,000 रुपये फी मन इस बार इसकी सरकारी कीमत रखी गई और उसके साथ साथ फिर कपास की काश्त में जो कमी है उसके अब खदशात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं और कपास की काश्त हर गुजरते साल के साथ पाकिस्तान में कम होती जा रही है। इसकी वजूहत क्या है, इस पर हम बात करेंगे, तमाम वजूहत जानेंगे। महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध आबादगार बोर्ड के मेंबर हैं। महमूद साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए कीमत मुकर्रर की गई है इस वक्त गंदम की सरकारी कीमत। ये बताइएगा कि किसानों के लिए ये कैसा फैसला है, आपको इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुतमईन हैं आप इस पर? महीने बाद उसका भाव बढ़ता रहता है, 1700 से बढ़ के आज उसका रेट 4,500 रुपए हो गया है। वही चीज डीएपी के साथ हुई है, तेल के साथ हुई है, बीजों के साथ हुई है और दवाओं के साथ हुई है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाती है और अगर आप कमोडिटी की प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि काश्तकार को जाहिर सी बात है नुकसान होगा। इस साल काश्तकार ने पिछले साल चूंकि कीमतें बढ़ाई गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए काश्तकार फसल जो है ना बहुत अच्छी लगी हुई है और काफी क्वांटिटी में भी फसल लगी हुई है। अभी इस साल के बाद अगर लोगों को जाहिर सी बात है नुकसान होगा तो फिर अगले साल कोई गंदम की काश्त करेगा नहीं, यहाँ हमारे पास उसकी प्रोडक्शन कम होगी। तो साहब ये काश्तकारों की डिमांड है क्या, कीमत होनी क्या चाहिए? आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया हुकूमत की जानिब से ये कीमत तय करते हुए, फिर हुकूमत ने खुद ही ये खुद तय कर दिया कि 4,000 रुपये फी मन कीमत है? देखिए ये तो खुद ही सरकार ने फैसला किया है। हमारा हमेशा इसमें ये कहना होता है कि आपको सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसमें काश्तकार भी हैं, जिसमें आपके रिसर्च के पूरा रिलायंस है, और फिर भी आप देखें कि कॉटन के ऊपर आपको कोई भी पॉलिसी नजर नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर पॉजिटिव हुई है कि पिछले 2 सालों में यानी 22 और 21 के अंदर काश्तकारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो उन्होंने काश्तकारी फरवरी और मार्च के अंदर उसकी कॉटन की सोइंग की। तो इस साल जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जो उतरी है फसल या जिसके भी नंबर्स आ रहे हैं वो पिछले सालों से डबल है। विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट और एनी पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल जो एक इंटरवेंशन होती है उसके अलावा ये काश्तकारों ने खुद अपना करके ये किया है। तो कॉटन की वजह से आप देखिए पंजाब में कोई 18 लाख एकड़ लास्ट ईयर ही सिर्फ पैडी की प्रोडक्शन यानी धान की फसल में इजाफा हुआ है। धान की फसल का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट के लिए भी इतनी अच्छी नहीं है और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तकरीबन खरीफ के मौसम में 3 टाइम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती है कॉटन के। तो काश्तकार को जब आप कोई पॉलिसी नहीं देंगे, जैसे आप फरमा रहे हैं कि आप उसको कोई कीमत और यहाँ इनपुट की कॉस्ट आप कम करें जैसे हिंदुस्तान में है, या फिर आउटपुट की कॉस्ट को आप कुछ तो आप कहीं तो आप उनको कॉम्पनसेट करेंगे ना। नहीं करेंगे तो काश्तकार पे इधर उधर फैसले करेगा जो मुल्क के लिए भी फिर इतने अच्छे और दुरुस्त साबित नहीं होंगे। ठीक है, तो महमूद साहब इस वक्त तो हम हर तरफ से सुनते हैं कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल हमारी एक बड़ी अहम एक्सपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन जब तक ये कॉटन के इशूज़ नहीं हल होंगे, कॉटन इंडस्ट्री पर अगर गवर्नमेंट का फोकस नहीं होगा तो फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ा सकेंगे? खासतौर पर टेक्सटाइल शोबे की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आप ना जब आप 1 मिलियन बेल इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप 800 से 800 मिलियन डॉलर तकरीबन खर्च कर रहे होते हैं। इस साल आपकी 3 मिलियन बेल ज्यादा हुई तो सीधे सीधे आपने 3 अरब डॉलर तो ये आपने बचा लिए। लेकिन जो आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है ना उसको तो गवर्नमेंट एडवांटेज दे देती है कि भाई आप डॉलर खरीदो, बल्कि आप इसको डिस्काउंट में खरीदो, कर्जा भी हम देते हैं और आप एक्सपोर्ट करो। अगर इस सारी में अगर कोई किसी को नुकसान होता है तो वो सबसे ज्यादा मुल्क का नुकसान होता है, फिर काश्तकार का नुकसान होता है। तीसरे नंबर पे आपकी जो जिनिंग फैक्ट्रियां हैं जो कि स्मॉल फैक्ट्रीज हैं उनको नुकसान होता है। वो कॉटन उनके पास जाती है, वो जिन करके आगे
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देते हैं। टेक्सटाइल वाले तो उसको अगर अपनी कॉटन हुई तो ऐसी बात है वो ज़्यादा फायदेमंद और सूदमंद है उनके लिए, लेकिन अगर नहीं भी होती तो गवर्नमेंट उनके लिए वो चैनल क्रिएट कर देती है। तो जाहिर सी बात है अगर जिसकी पूरी वैल्यू एडेड सेक्टर आपके पास एक मौजूद है, हमारे डायनामिक्स जो प्रोडक्शन के हैं उसमें भी ये चीज़ सेट होती है कॉटन, और अगर उसको उसके ऊपर प्रॉपर हमने पॉलिसी मेजर्स नहीं लिए गए तो जाहिर सी बात है ये हमारी ज़रूरी मईशत के लिए और मुल्क के लिए ये इतना ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब नवाज शाह साहब से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।